हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडे हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3, दैट इज डेटा हैंडलिंग। हम डेटा हैंडलिंग को क्लास 6 में भी कर चुके हैं, राइट? बट हम क्लास 7 में डेटा हैंडलिंग में कुछ और भी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले देखेंगे इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम सबसे पहले करेंगे डेटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन, राइट? हम समझेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे कि डेटा क्या होता है और डेटा हैंडलिंग क्या चीज है। देन कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ये हम 6th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, उसके बाद हम ये चीज डिस्कस करेंगे। देन व्हाट इज रेंज, व्हाट इज मोड, फिर मीडियन डिस्कस करेंगे। बार ग्राफ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बार ग्राफ पे, और लास्ट में हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, राइट? इनके साथ साथ हम क्वेश्चंस भी इन सारे टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखो, डेटा क्या चीज होती है? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। डेटा क्या है? कलेक्शन है नंबर्स का, कुछ इंफॉर्मेशन को देने के लिए जो कलेक्ट करी जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। इसको आप जनरली आप कह सकते हो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी डेटा या फिर डाटा क्या कहलाता है? अगर आपके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन हो तो हम उसको कहते हैं डाटा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, राइट? यहाँ पे हमने लिखा है कार का कलर और यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ कार्स। तो ये क्या हो गया? एक डेटा हो गया। अब इस टेबल में क्या डेटा गिवन है, हम उसको 1 बाय 1 रीड करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास एक रेड कलर की कार बनी हुई है, राइट? तो रेड कलर की कार, कितनी कार्स है हमारे पास? वी हैव 16 कार्स ऑफ रेड कलर। देन ग्रीन कलर की कितनी कार्स हैं स्टूडेंट्स हमारे पास? 12 कार्स। इसी तरीके से ब्लू कार्स होगी हमारे पास 5, ब्लैक कार्स 4 और ऑरेंज कार हमारे पास होगी 30। तो ये क्या है? एक जानकारी है, इंफॉर्मेशन है अबाउट द कार्स। उनका कलर कैसा है, राइट? और उनकी नंबर्स क्या है। एक और चीज हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि ये कौन कौन सी कार्स हैं, राइट? जैसे कोई BMW हो सकती है, कोई मर्सिडीज हो सकती है। तो ये सारी चीजें क्या है? कार्स के बारे में इंफॉर्मेशन, इसी को कहते हैं हम डेटा, राइट? तो अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा। तो स्टूडेंट, अब हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। उससे पहले हम करेंगे कलेक्शन। देखो, डेटा को ऑर्गेनाइज से पहले हम उसको कलेक्ट करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने यही एग्जांपल आपको दिया था। तो यहाँ पे हमने क्या करा है स्टूडेंट? डेटा को कलेक्ट कर लिया है, राइट? हमने पता करा है कि हमारे पास रेड कलर की कितनी कार्स हैं, ग्रीन कलर्स की हमारे पास कितनी कार्स हैं, ब्लू कलर की हमारे पास कितनी कार्स हैं, ब्लैक कलर की कितनी हैं और ऑरेंज कलर्स की हमारे पास कितनी कार्स हैं। ये हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया। अब हम इसको ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? हम इनको नंबर्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे मैं इनको लिख सकता हूं। सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 4, then 5, उसके बाद हमारे पास है स्टूडेंट 12, 13, 16, 12, 13, 16। अब देखो स्टूडेंट, 4 नंबर ऑफ कार्स कौन से हमारे पास? ब्लैक कार। तो यहां पे हम 4 के आगे लिख सकते हैं ब्लैक। इस तरीके से 5 के आगे लिख सकते हैं हम ब्लू। ये क्या है? कार से ब्लैक कार, ब्लू कार। इस तरीके से 12 नंबर्स ऑफ कार, ग्रीन कार्स। 13 में क्या आ जाएगा? ऑरेंज कार, एंड 16 में आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास रेड कार्स। ठीक है, ये मैंने डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया। किस तरीके से? भी सबसे
छोटे से बड़े की तरफ। हम आप ये भी कर सकते हैं, हम इनको अरेंज कर लिया है। अब मैं पूछूं कि आपके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार कौन सी है, तो 16 सबसे लास्ट में है। हमको इसमें रैंडमली चेक नहीं करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा लास्ट में हो जाएगा, सबसे कम स्टार्टिंग में हो जाएगा। तो ये एक तरीके से एक रफली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा है। इसी को हम कहते हैं कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। स्टूडेंट्स आप देखिए, हम पढ़ने वाले अरिथमेटिक मीन, राइट। मीन का मतलब होता है एवरेज। अगर आपने सुना होगा एवरेज, ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, एक एवरेज वैल्यू होती है। न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर आपके पास बहुत सारी, उनका हम एवरेज निकाल देंगे, उन्हीं को हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन। as calculated by adding them together and dividing by them number of terms। देखो हमने समझ लिया कि अरिथमेटिक क्या होता है। एक अरिथमेटिक मीन एवरेज होता है किन्हीं भी नंबर्स का। अब उस एवरेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उन सारे नंबर्स को ऐड करके और उनको डिवाइड कर दे नंबर ऑफ टर्म्स। हमारे पास कितने नंबर्स हैं, देखो द एवरेज और अरिथमेटिक मीन और सिंपली मीन इज डिफाइंड एज फॉलोज। ये होता आपका एवरेज या फिर मीन का फॉर्मूला। अरिथमेटिक मीन को हम शॉर्ट में एम भी कह सकते हैं, इसी चीज को हम एवरेज भी कहते हैं, राइट। हम इसको मीन भी कह सकते हैं, अरिथमेटिक मीन भी कह सकते हैं, एवरेज वैल्यू भी कह सकते हैं। अब ये कैसे निकालते हैं इसको, एवरेज या फिर अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसका क्या मीनिंग है, फॉर एग्जाम्पल आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, आपके एग्जाम से आपके नंबर ऑफ पेपर से 1 2 3 4 एंड 5। पहले एग्जाम में आपके 40 मार्क्स आए, दूसरे एग्जाम में आपके 60 मार्क्स आए, थर्ड एग्जाम में आपके 50 मार्क्स आए, देन आपके 70 मार्क्स आए और फिर 80 मार्क्स आ गए। अब मैं आपको आपके एवरेज मार्क्स पूछूं तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, या फिर मैं पूछूं व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ योर मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, तो आप कैसे मीन फाइंड करोगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, राइट। ऑब्जर्वेशन मतलब ये कितनी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी हम सबको ऐड कर देंगे, 40 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 80, और अब इनको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी ऑब्जर्वेशन है, 5 हमारे पास, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, 40 प्लस 60 100, 100 प्लस 50 150, 150 प्लस 70 220 एंड 220 प्लस 80 300। तो कितना हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास, 300। अब 300 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 60, राइट। इट मींस आपके एवरेज मार्क्स कितने हैं, 60। हम ये कह सकते हैं कि एवरेज वैल्यू या फिर एवरेज मार्क्स आपके 60 हैं। इट मींस हम कंसीडर कर सकते हैं कि आपके हर सब्जेक्ट में 60 मार्क्स आएंगे, राइट। तो यही होता है क्या, अरिथमेटिक मीन या फिर एवरेज वैल्यू। नाउ स्टूडेंट्स, हम इस अरिथमेटिक मीन अभी हमने पढ़ा, उस पे बेस हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स, राइट। कोई क्रिकेटर है, वो 8 इनिंग्स खेलता है, बैट्समैन होगा कोई क्रिकेटर में, और उसने 8 इनिंग्स खेली और 8 इनिंग्स का स्कोर कुछ इस तरीके से, पहली इनिंग्स में 58 रन स्कोर करता है, दूसरी इनिंग्स में 76, थर्ड में 40, फिर 35, 46, 45, 0 एंड 100। अब हमने उसका फाइंड द मीन स्कोर, हमने मीन स्कोर बताना है, राइट। देखो क्या करेंगे, मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय
number of observations, number of observations। देखो सम कैसे होगा, ऐड कर देंगे सबको। सबसे पहले क्या हमारे पास 58, देन 76, उसके बाद हमारे पास है स्टूडेंट 40, देन 35, फिर है हमारे पास 46, देन 45, फिर 0 और लास्ट में 100, 0 प्लस 100 को क्या कहते हैं, सेंचुरी। देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स, कितनी इनिंग्स है, दिया हुआ है 8 इनिंग्स, मतलब 8 से डिवाइड कर देंगे। अब हम इन सबको ऐड करेंगे 1 बाय 1। देखो आप दो दो करके भी ऐड कर सकते हो, अगर आप सबको एक साथ ऐड नहीं कर पाओगे तो देखो, लेकिन हमें पता है 100 प्लस 40 140 हो जाएगा, तो हम इसको ले लेते हैं 100 प्लस 40, ये तो 140 हो गया। 100 प्लस 40 इज 140। देन 58 को आप यहां पे लिख लो, देन हमारे पास आ जाएगा 76, फिर आ जाएगा 35, 40 को हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, 46 एंड 45। 0 को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। 0 को ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना एडिशन में। 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 5 30, 30 का 0 यहाँ हो जाएगा और कैरी हमारे पास 3 हो जाएगा। देन 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 4 23, 23 प्लस 4 27, 27 प्लस 3 30, अगेन 30, इस 30 का 0 यहाँ लिख लेंगे और फिर से कैरी हो जाएगा 3। क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ 1, 1 प्लस 3 4, तो टोटल कितना हो गया सम हमारे पास 400। डिवाइड कर देंगे 8 से। जब आप डिवाइड करोगे 400 को 8 से तो कितनी टाइम्स जाएगा, पहले 40 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 5 टाइम्स जाएगा और 0 रह जाएगा 50। इट मीन्स क्या हो गया, एवरेज कितना हो गया स्कोर्स का, मीन क्या होगी 50। हम ये भी कह सकते हैं ऑन एन एवरेज द बैट्समैन स्कोर्स 50 रन्स इन ईच इनिंग्स। तो यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। स्टूडेंट्स अब हम समझ लेते हैं रेंज क्या चीज होती है। जैसे कि रेंज से हम समझ रहे हैं कि कहां से लेके कहां तक वैल्यू, कोई भी वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है और कहां तक पहुंच रही है, उसी को हम कहते हैं रेंज। देखो समझ लेते हैं, द रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू। अगर आपको कभी भी रेंज फाइंड करनी है तो हम डिफरेंस निकालेंगे सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का, मीन्स सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर दें तो रेंज निकल आएगी हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल इन 4 6 9 3, 7 द लोवेस्ट वैल्यू इज 3 एंड द हाईएस्ट इज 9, तो इसका रेंज कितना निकल गया 9 - 3 6। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कुछ वैल्यूज दी हैं 4 6 9 3 एंड 7। आपको पूछा गया है कि इसमें रेंज फाइंड करो, तो रेंज के लिए हमें दो चीजें देखनी पड़ेगी। पहले सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू क्या हमारे पास 9 और उसमें से माइनस कर देंगे सबसे छोटी वैल्यू को, तो क्या हो गया 3, तो 9 - 3 क्या होगा 6। ये निकल आई रेंज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटी वैल्यू से अगर हम सबसे बड़ी वैल्यू की तरफ जाएं तो कितना नंबर आएगा, यानी कितना हमको मूव करना पड़ेगा, तो आंसर है हमारा 6। तो यही क्या हो गया, यही हो गया रेंज।
स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट। किसी भी घटना होने की कितनी संभावना है वही कहलाती है प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया एक एग्जाम्पल, इफ वी टॉस अ कॉइन देयर विल बी ईदर हेड और टेल। अगर हम किसी कॉइन को टॉस करें तो क्या क्या चांसेस हैं? या तो हेड आएगा, ये कॉइन है, हमने इसको टॉस करा तो या तो हेड आएगा हमारे पास या फिर हमारे पास टेल आएगा, राइट? तो हेड आने की कितने चांसेस हैं और टेल आने की कितने चांसेस हैं? तो यही कहते हैं हम कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, टेल होने की क्या प्रोबेबिलिटी। अगर आज मैं पूछूं कि क्या आज बारिश हो सकती है तो आप बताओगे सर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो रेनिंग होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है या फिर नहीं होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, इसी को कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी, संभावना, राइट? या फिर अकरिंग ऑफ एन इवेंट, चांसेस ऑफ अकरिंग ऑफ एन इवेंट। इवेंट मतलब घटना, घटना मतलब जैसे बारिश होना क्या एक घटना है, एक इवेंट है, इसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कॉइन का, टॉस का। तो हमने टॉस करा कॉइन तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग हेड इज 50%, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। 50-50% होते हैं, 50% चांसेस है कि हेड आ सकता है, 50% मतलब 1/2, 50% मतलब हाफ, हाफ मतलब 1/2। इसी तरीके से टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 50%, 50% मीन्स 1/2। देखो अब ये इसका हम फॉर्मूला भी देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल और डिजायर्ड आउटकम्स। फेवरेबल मतलब जो हो सकती है, तो अगर हम यहाँ पे कॉइन को टॉस करें तो क्या क्या डिजायरेबल आउटकम्स हैं, क्या क्या हो सकते हैं? हेड हो सकता है और टेल हो सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कॉइन में तो यही दो चीजें होती हैं, हेड और टेल। एक साइड हेड होता है, दूसरी साइड टेल होता है। यही हमारे पास डिजायरेबल हो गए या फिर फेवरेबल आउटकम्स क्या है हमारे पास? किसी भी एक कॉइन को टॉस करें तो हेड या फिर टेल। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने, इसको डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं? 2। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं आपको कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग हेड है ना, इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो हम किस पे क्या चाहिए हमें चाहिए हेड, डिजायरेबल या फेवरेबल जो हमको चाहिए, जिस चीज के बारे में हम पूछ रहे हैं आपको, तो हम बात करें हेड की, ठीक है? तो हेड कितनी बार है यहाँ पे? सिर्फ एक बार। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हमारे पास? 2, हेड और टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितने हो गया? 1/2, या फिर हम इसको कह सकते हैं 50%। वही चीज तो हमने यहां लिखी है कि हेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%। तो यही तो कहलाता है प्रोबेबिलिटी। अब हम इसको समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी को हम क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो क्वेश्चन लिखते हैं, देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स है जिसमें हमारे पास 6 मार्बल्स है विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम। 6 मार्बल्स हैं और हर मार्बल पे 1 से लेके 6 तक नंबर्स लिखिए। मतलब इस तरीके से एक मार्बल हो गया जिसपे 1 लिखा है, दूसरा मार्बल है जिसपे 2 लिखा है, तीसरे पे 3 लिखा होगा, फिर 4, 5 एंड 6। तो 6 मार्बल्स बना लिए हमने और उन पे नंबर्स मार्क कर लिए। फर्स्ट पार्ट है आपका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2। अब हमने एक बॉक्स में इनको रख दिया है, ऐसे इतना बड़ा बॉक्स है, मैंने आपको पूछा एक मार्बल निकालो, आपने रैंडमली कोई भी मार्बल उठाया, ठीक है? अब मैं पूछूं कितने चांसेस हैं कि आपने ये वाला मार्बल उठाया, यानी जिसपे 2 लिखा हुआ है वो वाला मार्बल उठाया, उसके आने की कितनी संभावना है, कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 टोटल आउटकम्स। अब हम पे प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल आउटकम्स हैं कितने। तो भाई 6 हो सकते हैं,
1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी और 6 भी। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास है 6। हमें कौन से किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? 2 के बारे में। तो 2 कितनी बार है? एक ही बार है, यानी 2 का मार्बल, ऐसे कितने मार्बल्स हैं जिसमें 2 लिखा हुआ है? सिर्फ एक ही तो मार्बल है। कितना हो गया? 1/6। इसका मतलब कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता है कि 7 मार्बल्स हैं और 2 जो है 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है, 2 जो है 2 मार्बल्स पे लिखा हुआ है, 2 और 2, तो अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाता है कि टोटल आउटकम्स कितने हो जाते हैं हमारे पास यहाँ पे? 7। टोटल आउटकम्स कितने हो जाते हैं? 7। और हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? 2 की। 2 कितनी बार लिखा है यहाँ पे? 2 बार। जितनी बार लिखा जाएगा वो है यहाँ पे, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं वो नंबर नहीं लिखना है यहाँ पे, राइट। अगर 2 3 टाइम्स हो तो हम 3 लिखते हैं, राइट। तो यही तो हमारे क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग 2, इट इज 1/6। चलो, नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 5। इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इस पार्ट में हमने नंबर 5 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जैसे हमने 2 की प्रोबेबिलिटी निकाली है उसी तरीके से हम 5 की भी निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे? 6 हैं। और 5 कितने मार्बल्स पे लिखा गया है? सिर्फ हमारे पास एक ही मार्बल पे तो लिखा गया है। किस पे? 5 पे। देखो, तो यहाँ पे सॉरी 1 आएगा ना यहाँ पे, जिस वैल्यू का पूछा जाए वो वैल्यू नहीं लिखनी, यहाँ पे कितनी बार और लिखा गया है वो चीज लिखनी है। तो 1, इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6। हर वैल्यू सिर्फ एक बार है, इट मीन्स हर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी आने की कितनी संभावना है? 1/6। तो कोई भी पूछा जाए 1 तो 1/6। 2 कितने बार आ सकता है कि 2 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी? 1/6। इसी तरीके से 5 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम यहाँ पे। A coin is flipped to decide which team starts the game. What is the probability that your team will start? देखो, यहाँ पे 2 टीम्स हैं। ए सपोज हम कंसिडर कर लेते हैं ए और बी। यहाँ पे पूछा गया है कि what is the probability that your team, मतलब आपकी टीम, सपोज हमारे पास 2 टीम है, आपकी टीम्स और मेरी टीम। आपकी टीम है ए, मेरी टीम है बी। अब हम कोई भी यहाँ पे कोई स्पोर्ट हो रहा होगा, सपोज हमारी क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट का मैच हो रहा है, तो जो टीम टॉस जीतेगी वही डिसाइड करेगी उसको बैटिंग करनी है या फील्डिंग करनी है। तो कौन सी टीम यहाँ पे स्टार्ट करेगी गेम को, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी कि आपकी टीम गेम को स्टार्ट करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये हम किससे डिसाइड कर रहे हैं? कॉइन को फ्लिप करके, मीन्स टॉस कर रहे हैं किसी कॉइन को। सपोज आपने कॉल कर दी कि आपको हेड चाहिए, अगर आप टॉस जीत गए तो आप डिसाइड करोगे कि आप गेम को स्टार्ट करोगे। तो किसी कॉइन को अभी हमने डिस्कस करा था थोड़ी देर पहले, वही सीधे कंसेप्ट है यहाँ पे कि हमने कॉइन को टॉस करा तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब आपकी टीम के कैप्टन ने डिसाइड करा कि हमको हेड कॉल कर दिया। अब हेड कॉल तो कर दिया, बट हेड की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? जितने हेड की आने की प्रोबेबिलिटी होगी वही प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आपकी टीम गेम को स्टार्ट करेगी। जब हेड आएगा, आपने हेड कॉल कराया है, तो जो चांसेस इसके होंगे तभी तो आप गेम स्टार्ट कर पाओगे। तो कितने आउटकम्स हैं हमारे पास यहाँ पे? टोटल 2 आउटकम्स हैं। कौन कौन से? हेड या फिर टेल। सपोज आपकी टीम ने हेड कॉल करा है, तो हेड कितनी बार लिखा है? सिर्फ एक बार हेड है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/2। 1/2 मीन्स 50%। हम कह सकते हैं कि 50% चांसेस हैं कि हमारी टीम आपकी टीम क्या करेगी? गेम स्टार्ट करेगी। तो ये सीखा हमने प्रोबेबिलिटी पे हमने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं बार ग्राफ। हमने क्लास 6 में भी इस
टॉपिक को समझा था कि बार ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करते हैं, कैसे हम उस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, फॉलोइंग डेटा गिव्स टोटल मार्क्स आउट ऑफ 600 ऑब्टेन्ड बाय 6 चिल्ड्रन ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। यहाँ पे हमारे पास 6 स्टूडेंट्स हैं, राइट। उन 6 स्टूडेंट्स के 600 में से मार्क्स दिए गए, मतलब टोटल 600 मार्क्स था। 600 में से अजय के कितने मार्क्स हैं? 450। बाली के कितने हैं? 500। दीप्ति के 300, फयाज के 360, गीतिका के 400 और हरि के 540। रिप्रेजेंट दिस डेटा ऑन अ बार ग्राफ। हमने क्या करना है? इन डेटा को बार ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो देखो क्या करते हैं हम स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं कि 2 एक्सिस ड्रॉ करते हैं। पहले कर दिया हमने 2 एक्सिस ड्रॉ। अब हम क्या करते हैं, एक एक्सिस पे तो हम वैल्यूज लेते हैं, दूसरी एक्सिस पे क्या रखते हैं, जो वैल्यू किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, किनकी वैल्यूज है, ये स्टूडेंट्स की है। तो हम यहाँ पे पहले करेंगे स्केलिंग, ठीक है। अब हमारे पास देखो मैक्सिमम वैल्यू देखो कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू तो 600 है, कि 600 में से टोटल मार्क्स है, बट इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 540। हम इनको इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 मार्क्स। सॉरी, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 मार्क्स। ये लिखना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमें पता चल पाएगा कि हर एक जो ब्लॉक है वो कितने मार्क्स को शो कर रहा है। अब हमने यहाँ पे थोड़ा इसको हम इस साइड ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे नाम भी लिख पाए। देखो ये होती है y एक्सिस, दिस इज कॉल्ड x एक्सिस। y एक्सिस पे हमने वैल्यूज ले ली है, राइट, मार्क्स ले ली। x एक्सिस क्या शो कर रही है? मार्क्स, है ना, ये हमने लिख दिया यहाँ पे मार्क्स। अब हमने टोटल मार्क्स कितने, मैक्सिमम 600 मार्क्स हैं। एक यूनिट हमारे 100 मार्क्स को डिनोट करती है, तो हमें टोटल कितने यूनिट्स चाहिए होंगे? 600 को 100 से डिवाइड कर दो तो हमें 6 यूनिट्स चाहिए होंगी। तो हम इक्वल गैप्स पे हम 6 यूनिट कंसिडर कर लेंगे। 1 सेंटीमीटर आप अपनी नोटबुक में क्या कर सकते हो? 1 सेंटीमीटर के 6 ब्लॉक्स कंसिडर कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। दिस इज कॉल्ड 1 यूनिट। ये क्या होता है? ओरिजिन यहाँ पे वैल्यू होती है 0। तो यहाँ ये 1 यूनिट जो है ये कितने बुक्स को शो कर रही है? 100 बुक्स को। यहाँ पे ये क्या शो करेगा? 100। ये क्या शो करेगा? 200। दिस इज 300, दिस इज 400, दिस इज 500 एंड दिस इज 600 बुक्स हो रही है ना, राइट। ये क्या है? मार्क्स है। ये क्या है? मार्क्स है, बुक्स नहीं, दीज आर मार्क्स। तो 100 मार्क्स, 200 मार्क्स, 300 मार्क्स, मैक्सिमम 600 मार्क्स। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स अजय ने कितने मार्क्स आए हैं? 450। तो सबसे पहले हम एक बार बनाएंगे अजय का, ठीक है, उसके हैं 450। तो पहले हम 450 देख लेते हैं कहां पे लाई करेगा। 400 और 500 के एकदम सेंटर में, यानी यहां पे कहीं लाई करेगा 400। $450 नॉट 400। ये बार ग्राफ क्या शो कर रहा है? 450 मार्क्स। ये एक्सिस मार्क्स को शो कर रही है और वैल्यू कहां पे लाई कर रही है? 450। और ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स हैं? अजय के। तो हमने यहां लिख दिया अजय। नेक्स्ट है आपके पास 500। देखो 500 तो ये है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। बस ध्यान रहे कि ये जो गैप है सबका सेम रहे। 500 पे इस तरीके से आप स्केल से मैच करोगे, ठीक है, स्केल रखोगे 500 और इस तरीके से लाइन खींच दोगे। ये किसके मार्क्स हैं स्टूडेंट्स? ये हैं बाली के,
यहाँ लिख देंगे हम बाली। देन वी हैव दीप्ति के 300, तो 300 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे इस तरीके से, ये हो गया दीप्ति। फिर हो गया हमारे पास 360, फैयाज के कितने मार्क्स हैं 360। देखो 300 और 400 के बीच में तो हमारा क्या लाई करेगा 350, 350 से थोड़ा सा ऊपर, यानी अगर ये 350 है उससे थोड़ा सा ऊपर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे। आप स्केल का यूज करोगे तो आपकी लाइंस कैसे जाएंगी, सीधी जाएंगी। ये किसकी मार्क्स हो गया, फैयाज की। ठीक, आप पूरा लिख लीजिएगा फैयाज। नेक्स्ट हमारे पास है गीतिका। गीतिका कितने मार्क्स है स्टूडेंट्स 400, तो देखो 400 कहाँ जाएगा, यहाँ कहीं जाएगा, इससे थोड़ा ऊपर। आप इसको थोड़ा सीधी लाइन खींचना। अब हमारे पास 400 गीतिका के, ये होगी गीतिका। देन हरि के कितने हैं 540। देखो 500 और 600 के बीच में लाई करेगा 550, और 550 से थोड़ा सा कम क्या होगा 540, तो यहां कहीं लाई करेगा 540। और ये कौन है स्टूडेंट्स, दिस इज हरि। ये क्या है, ये एक्सिस क्या शो कर रही है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमने इस तरीके से मार्क्स कर लिया। ये है हमारे, ये एक्सिस क्या शो कर रही है स्टूडेंट्स को, ये एक्सिस क्या शो कर रही है मार्क्स को। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे इनका बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। तो अभी देखो हमने क्या कर रहा है, एक साइड लिखा हमने स्टूडेंट्स के नेम, दूसरे एक्सिस पे हमने लिखे उनके मार्क्स। जिस स्टूडेंट्स के जितने मार्क्स आए उसके अकॉर्डिंग उसकी बार की लेंथ बना दी है। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, यूनिट का, स्केलिंग का, कि 1 यूनिट में हम कितनी मार्क्स या कितनी वैल्यूज को असाइन कर रहे हैं। तो स्केलिंग लिखना बहुत जरूरी है। देन आपने क्या करना है कि 2 एक्सिस ड्रॉ करनी है। एक एक्सिस पे मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स दिया गया तो मार्क्स लिखेंगे, कुछ और वैल्यूज दी होगी तो कुछ और वैल्यूज लिखोगे। राइट, इसी तरीके से हम क्या कर देंगे, ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे, और आपको अगर क्वेश्चंस पूछे जाए तो हम उस पर बेस क्वेश्चन भी कर लेंगे। जैसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम मार्क्स बताओ कौन से स्टूडेंट की, तो फ्रॉम द बार ग्राफ, तो आप यहाँ से बता दोगे हरि के सबसे ज्यादा मार्क्स हैं। तो ये हमने क्या सीखा, यहाँ पे बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 दैट इज डेटा हैंडलिंग, हम चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं। इस चैप्टर में हमने सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लिए हैं, उन कंसेप्ट पे हमने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास दैट इज चैप्टर नंबर 4। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।